नमस्कार, स्वागत है आपका। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, क्योंकि अब लेबनान में भीषण हमलों से कोहराम मच चुका है। नहीं रुकेगा इजरायल। पहली खबर में ही लेबनान में इजरायल के विध्वंसक हमलों की एक तस्वीर आपके सामने होगी। दूसरी खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बढ़ती टेंशन को लेकर है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका बातचीत पर पूरी जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर है क्रीमिया में यूक्रेन के जबरदस्त हमले और रूस के नो लिमिट्स वॉर के ऐलान से कराएंगे रूबरू। वहीं चौथी बड़ी खबर में होगी बात बांग्लादेश में हमास जैसे कट्टरपंथियों के प्रदर्शन और बांग्लादेश में हाई अलर्ट की। और आपको बता दें, चर्चा के लिए इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी हमारे साथ हैं और साथ ही पूर्व राजदूत अचल कुमार मल्होत्रा सर भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। स्वागत करती हूं सर। बड़ी खबरें अब दिखाने जा रहे हैं, जहां दक्षिण लेबनान में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीर और इस हमले में 11 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई घायल। सिडोन में हमले में 7 लोगों की मौत, 13 घायल। इन तस्वीरों से देखिए किस तरीके से लगातार हो रही स्ट्राइक्स का ही ये मंजर सामने आ रहा है, जहां दक्षिण लेबनान में इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक, ऐसा विध्वंसक वार जहां देखिए पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। लेबनान में ही इजरायल की भीषण बमबारी की अगली तस्वीर। 24 घंटे में आईडीएफ ने 200 बॉम्ब गिराए हैं और 83 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तीसरी बड़ी तस्वीर इजरायल के हमलों से दहले लेबनान के निबत्तीही की है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमलों से उड़ा दिया गया। इजरायली सेना ने 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे। हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों की तस्वीर आपने देखी। अब रूसी फ्यूल ट्रक पर यूक्रेन की वार की तस्वीर। यूक्रेनी हमलों में बाल बाल फ्यूल ट्रक कैसे बचा, देखिए। कैमकाजी ड्रोन से रूसी ट्रक पर हमले की ये कोशिश। अब यूक्रेन का रूस के बड़े फ्यूल डिपो पर हमला, जहां क्रीमिया में फ्यूल फैसिलिटी पर अटैक और यूक्रेन के अटैक ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। पिछले कई घंटों में यूक्रेन की तरफ से लगातार क्रीमिया पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये फ्यूल फैसिलिटी पर अटैक के बाद की तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन के अटैक ड्रोन से तबाही। अब रूस के ही ड्रोन हमलों से यूक्रेन में तबाही की एक और तस्वीर है। ये मोलनिया 2 ड्रोन टीम का हमला है, जहां यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट तबाह। तीन बड़ी तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन अग्रेसिवली जिस तरीके से अभी तक मॉस्को पर हमले कर रहा था, उसके बाद उसका अगला टारगेट क्रीमिया। अब क्रीमिया से सामने आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ चुन चुनकर ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां लगातार ड्रोन से वार हो रहा है। और रूस के ही फ्यूल डिपो पर हमले की ये एक और तस्वीर। अब तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर देखिएगा, जहां हबीमा स्क्वायर पर लोगों ने रैली निकाली। लोगों ने नेतन्याहू से कहा, आप नाकाम रहे। तो लगातार हो रहा हमलों की तस्वीरों के बीच ये एक और तस्वीर सामने आई है, लेकिन ये तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तस्वीर है। बड़ी संख्या में रैली में लोग मौजूद और साफ कह दिया नेतन्याहू से कि आप नाकाम रहे। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक में रिजॉर्ट में भीषण आग लगी है। इस रिजॉर्ट से 1700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग में झुलसकर इटली के पर्यटक की मौत हो गई। आइलैंड के पास लगी इस आग से घंटों दहशत, लेकिन प्राथमिकता यह कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 1700 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कि अब आईडीएफ की स्ट्राइक में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 घायल हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 15 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। इस बमबारी में हिजबुल्लाह का ट्रक ध्वस्त हो गया। इस धमाके के बाद आग का गोला बन गया ये ट्रक। अब लेबनान में ही कार्रवाई की छूट। आईडीएफ ऑफिसर की तरफ से एक आ गया कि नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमले की छूट दे दी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, जब तक जरूरी तब तक हमले होते रहेंगे। और टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही ये एक बड़ी खबर है। लेकिन दक्षिण लेबनान में आर पार की इस जंग का मतलब क्या है, एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले एक और तस्वीर।
अली अल ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 5 सैनिक भी मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में आमने सामने की ये जंग है। वहीं लेबनान के नबाहती पर इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है, जहां बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर यह बमबारी हुई है। नबाहती को इजरायल ने घोषित किया है कॉम्बैट जोन। आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे हमले। तो बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर बमबारी और लेबनान में लगातार हो रही स्ट्राइक के बीच हमलों की खुली छूट को लेकर खबर, और साथ ही दावा यह आईडीएफ की तरफ से कि आने वाले दिनों में भी हमले और होंगे। आईडीएफ किस स्तर पर अभी फिलहाल हिजबुल्लाह के इस गढ़ में और दक्षिण लेबनान में हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी। लेकिन बड़ी खबर यही है, जहां टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी इस बड़ी खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि लेबनान में लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक्स और लेबनान में अब कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है, जिससे साफ है कि आने वाले कई दिनों में लेबनान के हिजबुल्लाह के गढ़ में अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर बमबारी की यह तस्वीर, जहां आईडीएफ को अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह की हिमाकतों का ही जवाब देंगे। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। हवाई हमलों से दक्षिण लेबनान में तबाही, अल निमरही ये कस्बे में भीषण बमबारी। हमलों के बाद इलाके में भारी नुकसान। इजरायल के चैनल 12 के हवाले से ये एक और बड़ी खबर। तो आईडीएफ की इस एयर स्ट्राइक का नतीजा क्या होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और दक्षिण लेबनान में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, संकट में है क्या ट्रंप की डील? आईडीएफ को हमले की छूट का मतलब क्या है? लेबनान में मच रहे सर्वनाश का मतलब क्या है? करूं सवाल, उससे पहले हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ ध्वस्त हो चुका है। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके मारे गए हैं। कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग को लेकर खबर है। आईडीएफ को दक्षिण लेबनान में हमले की छूट मिल चुकी है और लाखों लोग स्कूल और शेल्टर्स में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित और 3.6 लाख 3 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर पार सीरिया गए हैं। यही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब माथुर सर, सबसे पहला सवाल आपसे, इस इंटेंसिटी के साथ आईडीएफ की स्ट्राइक का नतीजा क्या निकल सकता है, बातचीत को देखते हुए और दक्षिण लेबनान के हालात को देखते हुए? जयंत सुरभि, देखिए ये हमेशा से होना था, इस बात का गुमान हमेशा से रहा था। देखिए, जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का बातचीत में शामिल होना आवश्यक होता है। आपने एक स्टेक होल्डर को, जो कि इजराइल मेरे हिसाब से शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर था, वो बातचीत के दौरान कहीं भी कभी भी किसी भी कैनवस में उभर करके नहीं आया। और यही वजह रही कि जो इजरायली लोग हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल में, इजरायली लोगों को भी ये लगा, इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ये लगा कि जो उनके कंसर्न्स हैं शायद कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया है। इस वजह से उन्होंने ये निश्चित है कि वो जब तक अपने उद्देश्यों को हासिल सुरभि नहीं करेंगे, वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे संघर्ष के दौरान अगर किसी एक सेना का और किसी एक नेतृत्व का बिल्कुल क्लियर एजेंडा रहा है और उस एजेंडे पे वो चलता रहा है, वो इजराइल है। अब इसका दो तरफा असर होगा। आपने सब, एक लाइन और बोलूंगा मैं। पहला असर तो ये हमले लगातार हिजबुल्लाह पे जारी रहेंगे और ये मान के चलिए जब तक हिजबुल्लाह को वो हमस के लेवल तक नहीं लेके आएंगे, इजराइल उनके ऊपर हमले करता रहेगा। साउथ लेबनान वो छोड़ेगा नहीं और वार्ता में इसका डायरेक्ट असर होगा। इसका आपने देखना शुरू कर दिया। जो पेजेश्कियान का आ गया है स्टेटमेंट, कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पे कोई बातचीत नहीं करेंगे या न्यूक्लियर पे अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा लगता है ये आगे बढ़ेगा। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ही निर्णायक जंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां अली ताहिर पर्वत पर आमने सामने की ये जंग, अली ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर बमबारी, आईडीएफ का मुकाबला करेंगे, ये हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है। अगला सवाल पांडे सर आपसे करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन है आईडीएफ के ऑपरेशन अली ताहिर के बारे में, क्योंकि अली ताहिर पर्वत पर आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने जवाबी हमले भी किए हैं। 12 घंटे तक आमने सामने की जंग, रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जे की ये कोशिश, जवाबी हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का भी दावा। अब पांडे सर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि भले ही इस डायलॉग डिप्लोमेसी या डायलॉग डील के बीच में इजराइल फ्रेम में नहीं है, इस कैनवस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल की वजह से इस पर पड़ता असर, उसका नतीजा क्या हो सकता है? और पांडे सर, वहीं
एक और बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि हिजबुल्लाह को अटैक इजराइल उस स्तर पर करता रहेगा जब तक वो हमास वाला उसका हश्र नहीं करता। यानी टाइमिंग तो उस लिहाज से हर स्ट्राइक की इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से इजराइल को अपने अस्तित्व की चिंता रही है और अब वो लेबनान में लटानी रिवर के पास पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं सेफ्टी जोन है। और अब उनका ये मानना है कि हम वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, अब वहां पर हम काबिज हो जाएंगे। अब ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो खबरें और कुछ खबरें जो आ रही हैं कि ईरान इस बात के लिए लगभग तैयार हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो शक्ति जो पहले थी वो काफी कुछ छीड़ हो गई है। अब उनके पास जो वो ताकत जो शुरू में मारक क्षमता थी, जो पैनापन था, उसमें कमी। हालांकि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन उसके पैनेपन में कमी आएगी और उसके कवरेज में कमी आएगी। ईरान के पास जो है रिसोर्सेज कमी। अब देखिए, सबके बावजूद भी स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की बात क्यों चल रही है? गन स्टॉक रिसोर्ट में तीनों पार्टियां मिल रही हैं, तीनों पार्टियां मेडिएटर की बात भी कर रहा हूं मैं साथ में। उसका उद्देश्य मात्र ये है कि दोनों चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तो अब हिजबुल्लाह के जो भी है, ये थोड़ा उनको एकदम से तो वो हार मान नहीं सकते, तो धीरे धीरे उनको उनकी शक्ति के हिसाब से वो विड्रॉ करेंगे। और फाइनली जो इजराइल का अपना जो एक मानना है, हालांकि बात सही है कि वो बातचीत में नहीं रही, लेकिन वो की क्या इच्छा रही है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहे, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अमेरिका और इजराइल के बीच में संवाद हमेशा जारी रहा है और आज भी जारी है, क्योंकि वो उसके बिना अमेरिका का जो है डे टू डे जो ऑपरेशंस है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये कहना कि ये चीज जो है लगातार जारी रहेगी, थोड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि रिसोर्स लॉजिस्टिक इन सब की जो है जरूरत भी है। और अब जो हमें पता है कि जिस प्रकार से हमने देखा था गोलान हाइट्स के कब्जे की बात थी और पैलेस्टीन को जो है सेकंड प्लेस देने की बात थी, इजराइल का जो स्टैंड था वो उस पर अडिग रहा। अब अगर आप शांति चाहते हैं उस क्षेत्र में, तो इजराइल का ये जो सेफ्टी जोन है वो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना ही होगा ईरान को। और लग रहा है ऐसा कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो आज जो वार्ता हो रही है वहां पर स्विट्जरलैंड में, सर उसी को लेकर अगली खबर भी है। लेकिन हाउ कैन वी रूल आउट द फैक्ट कि इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? जिस स्तर पर वो ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिस लेवल पर आकर इस वक्त वो लेबनान को टारगेट कर रहा है, वही सबसे बड़ी बातें इस बातचीत को लेकर भी अब सामने आ रही हैं, जो एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है कि कहीं बातचीत डीरेल ना हो जाए। सवाल इसको लेकर भी करूं, उससे पहले स्विट्जरलैंड में आज से अमेरिका ईरान वार्ता में बातचीत को लेकर खबर सुनिए। शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में मौजूद और अब्बास अरागची और कालिबाफ ज्यूरिख में मौजूद। अमेरिका के साथ डील में मुख्य वार्ताकार अरागची और कालिबाफ ही हैं। अचल सर, इसी डायलॉग को लेकर, इसी बातचीत को लेकर अगला सवाल आपसे। उससे पहले अमेरिका ईरान वार्ता को करती हूं डिकोड और इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी वार्ता के बारे में एक जानकारी, जहां बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है और साथ ही यूएस डेलीगेशन में कौन है? जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कूशनर इसमें शामिल हैं। जबकि ईरानी डेलीगेशन की बात करें तो अब्बास अरागची और मोहम्मद बागेर कालिबाफ यहां पर मौजूद हैं। और मध्यस्थता की अगर बात करें तो इस वार्ता में पाकिस्तान, कतर के प्रतिनिधि भी शामिल बताए जा रहे हैं। खास बात इस बीच इस वक्त सबसे बड़ी यही है कि लेबनान में इजरायली हमलों से टेंशन है और शुक्रवार को नहीं हो सकी थी ये वार्ता। अब एक और सबसे बड़ी बात, और इसी पर जवाब भी आपसे चाहूंगी सर, अचल सर, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में फिर नाकेबंदी कर दी है और ये 24 घंटे में 55 शिप हैं जो हॉर्मुज से गुजरे हैं, ये यूएस की तरफ से दावा किया गया है। अचल सर, टाइमिंग और दिए गए बयान बहुत बड़ा इंडिकेशन होते हैं। आज के इस हालात में, इस सिनेरियो में, इस बातचीत पर कितना असर आप देख रहे हैं इजराइल के इस एग्रेशन का? नमस्कार सुरभि, को पहले इसको भी नमस्कार। देखिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड से हो रही है सिचुएशन, क्योंकि दरअसल हकीकत में लड़ाई तो ये इजराइल और ईरान के बीच में थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में थी। और ईरान चूंकि उसे सपोर्ट कर रहा था और हिजबुल्लाह फैक्टर था उसमें, और बाकी जो हूथी और हमास फैक्टर्स थे। लेकिन अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो अमेरिका और ईरान के बीच में आके रुक गई, जिसमें इजराइल एक साइड रोल कर रहा था। और अब ये जो अमेरिका का फोकस है, या डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है, वो किसी भी तरीके से इस वॉर को रोकना चाहते हैं। इजराइल पहले दिन से इस वॉर को नहीं रोकना चाह रहा। इजराइल का ये मानना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ईरान को या तो पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया जाए, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और इन द प्रोसेस वो जितना भी ग्रेटर इजराइल का उनका सपना है और जमीन जितनी ले सकते हैं उसे भी ले ली जाए। तो ये मिड वे जाके रुक गई है बात। और आपने जिक्र किया कि इजराइल लगता है कि अमेरिका की भी नहीं सुन रहा,
तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है कि वाकई इजराइल अमेरिका की नहीं सुन रहा है इस मुद्दे को लेके, लेबनान को लेके, बिल्कुल। या फिर ये भी है कि उन दोनों में एक ऐसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम तो वॉर खत्म कर रहे हैं, यू हैव ए फ्री हैंड, तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें जो करना है कर लो, और उसका हमारे पे जो असर पड़ेगा हम उसको देख लेंगे। फाइनल कॉल अभी ईरान के हाथ में काफी हद तक है, क्योंकि डील जिस तरह से जो 14 पॉइंट हम देख के चल रहे हैं, जी। अगर उसमें से 8, 9 या 10 पॉइंट भी हमने देखा कि किस तरह से ईरान के फेवर में है, अगर ये डील हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो ईरान को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कॉल ईरान के पास है कि क्या लेबनान को इशू बना के इस वार्ता को डीरेल करेगा। ओके। और अभी कुछ आवाजें ईरान से भी आनी शुरू हो गई हैं। जी सर। उनके एक एमपी ने एक स्टेटमेंट दी, जिसके चलते हुए ईरान के जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसके डायरेक्टर ने भी रिजाइन किया। तो ये सब चीजें एक साथ चल रही हैं। तो हम तो ये उम्मीद रख के चलते हैं कि अब ये इतनी दूर से स्विट्जरलैंड आए हैं बातचीत अब करने के इसी में लिए। किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, इसी को लेकर अचल सर अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ डील में मुख्य वार्ताकार जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से सभी मुद्दों पर बात होगी और परमाणु कार्यक्रम पर भी बात होगी। वहीं पाकिस्तान के टॉप लीडर्स के स्विट्जरलैंड दौरे के बारे में भी खबर, जहां मुनीर और शहबाज शरीफ वार्ता में शामिल होंगे, और अल जजीरा के हवाले से खबर है यूएस ईरान एमओयू के गारंटर शहबाज शरीफ हैं। अब यूएस ईरान वार्ता पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान कि इस्लामाबाद मध्यस्थ की भूमिका में और कतर की सह मध्यस्थ की भूमिका है। वार्ता के वक्त मुनीर और शहबाज मौजूद रहेंगे। वहीं बड़ी खबर है, बातचीत के बीच ईरान का भड़का हुआ एक्शन और हॉर्मूज के सभी समुद्री रास्ते फिर बंद। जहां ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का यह एक्शन है। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से ईरान और ज्यादा भड़क गया है। लेबनान पर हमले, एमओयू की शर्त का उल्लंघन। अब सवाल आगे यही होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर फिर जंग होगी। सवाल करूं उससे पहले, कैसे ईरान फिर से एक्शन में आ चुका है, डिटेल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के सभी रास्तों पर सैन्य तैनाती, लेबनान पर हमले के विरोध में कार्रवाई, ईरान की धमकी अभी और कदम उठाएंगे, इजराइल पर फिर हमले ईरान कर सकता है, और लेबनान में हमले नहीं रुके तो ईरान का अटैक भी संभव है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का हॉर्मूज में ब्लॉकेड और सीज फायर टूटा तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रहेगा, यही प्रेस टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन हॉर्मूज में ईरान की नाकेबंदी का कोई असर नहीं हो रहा है। ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका ये दावा कर रहा है। हॉर्मूज में जहाजों का ट्रैफिक सामान्य है। 24 घंटे में 55 कार्गो जहाज हॉर्मूज से गुजरे हैं। माथुर सर, ये सवाल इसलिए भी अब आपसे कर रही हूं क्योंकि जो बात अभी थोड़ी देर पहले अचल सर ने कही कि ईरान इस 4 पॉइंट एजेंडा को देखते हुए, इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में, एमओयू में मेंशन की गई बातों में ज्यादातर पॉइंट्स पर ईरान की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान अभी भी उस लेवल पर डोमिनेट कर रहा है जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर वो दावे कर रहा है कि जरा सी कोई हिमाकत की तो कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में और ये दरवाजे बंद। सुरभि, देखिए, मुझे ईरान का कभी कभी जो जिस प्रकार का स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है वो उनके हार्ड लाइनर्स का स्टैंड है। ये उन लोगों का स्टैंड है जिन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर को मरते हुए देखा है, अपने शायद पूरे परिवार को मरते हुए देखा है, और उनका स्टैंड है कि वो किसी भी प्रकार से झुकेंगे नहीं। मैं इतना बता सकता हूं सुरभि, ये जो सो कॉल्ड डील या एमओयू है, ये पूरी तरह से ईरान के पक्ष में लोडेड है। सिर्फ 1 या 2 इश्यूज ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि अमेरिका भी थोड़ा बहुत अपना ले रहा है। पूरी तरह से लोडेड है। इफ यू वांट, एक एक करके 14 के 14 इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जहां तक सवाल ईरान का है, अब उनको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। अब उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो इसको कर लेते हैं। आप देखिए, जितने पैसे इनको कहां से आ रहे हैं इज नॉट ए इशू। जितने पैसे इनके लिए सेट असाइड किए गए हैं, वो पैसे उनके जीडीपी से ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ईरान की जो इकोनॉमी है, जो कि 47 वर्षों से पिछड़ रही है, दबाव में है, वो अचानक से एकदम से लिड खुल जाएगा और वो कुछ का कुछ हो जाएगा। 1-2 चीजें मैं और बताना चाहता हूं इसमें। देखिए, पैसा आने वाला है, उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा उन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है। उनके जो एयरफोर्स वाले हैं वो कहते हैं हम हवाई जहाज खरीदेंगे। वो कोई भी किसी भी अच्छी स्कीम की बात नहीं कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना कैसे दोबारा शक्तिशाली बनाई जाए, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत, मेरे ख्याल से एक बहुत खराब उनकी नियति है। जहां तक सवाल लेबनान का है, देखिए, लेबनान और
हिजबुल्लाह में अंतर है, और ये Right, अंतर sir. अभी बिल्कुल साफ होकर के निकल करके आ गया है जब लेबनान के राष्ट्रपति ने ईरान को कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहिए। ये लेबनान के राष्ट्रपति का ईरान को संदेश है। Right, तो ये sir. मेरा मानना है कि जब हम हिजबुल्लाह और लेबनान को अलग करेंगे, हमस और फलस्तीन को अलग करेंगे, हूती और यमन को अलग करेंगे, तो चीजें अपने आप सही पर्सपेक्टिव में आती जाएंगी और आपको लगेगा। तो मेरा ये हिजबुल्लाह पर हमले लगातार अभी होते रहेंगे। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब अगला उस फ्रंट को लेकर आपसे सवाल करूंगी जहां क्या वाकई युद्ध की सीमा क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब आगे आपको बताएंगे मॉस्को, रूस या बेलारूस, और जिस स्तर पर फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसीलिए आज का यह सवाल है कि कहां से होगा हमला। और डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मॉस्को से क्रिमिया तक कोहराम मचा हुआ है और कर्च पोर्ट पर भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा नो लिमिट्स वॉर करेगा रूस, मेदवेदेव का विनाशक ऐलान किया है। वहीं रूस की मदद और रूस की मदद बंद करो, ये एक और बड़ी खबर है जहां बेलारूस को ज़ेलेंस्की की ये वार्निंग है। क्या डिटेल रखेंगे आपके सामने, उससे पहले अब तस्वीरें देखिए, क्योंकि क्रिमिया में अब कोहराम मचा हुआ है और पिछले 48 घंटों में, हालांकि उससे पहले लगातार मॉस्को में हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, उसके बाद क्रिमिया को जिस स्तर पर टारगेट किया गया है, कोहराम मचा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे ड्रोन अटैक्स की। कर्च पोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ है, कर्च में फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया गया है और क्रास्नोदार में भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। पूरे क्रिमिया पर एयर रेड अलर्ट है। फिलहाल डिटेल इंफॉर्मेशन, तस्वीर यूक्रेन के हमलों से क्रिमिया में मचे उस कोहराम की, जहां क्रिमिया के कर्च इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और कर्च के कावकाज पोर्ट पर यूक्रेन का यह बड़ा हमला है। इस पोर्ट में ड्रोन स्ट्राइक से कैसे भीषण आग लगी, देखिए तस्वीर। कर्च में ही रूस के सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। वहीं अब क्रिमिया में लगातार दूसरे दिन विध्वंसक हमले हुए हैं। कर्च इलाके में यूक्रेनी हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। बड़े फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया है। ड्रोन विस्फोट में फ्यूल डिपो में भीषण आग लग गई। आज की बड़ी खबर यह है कि रूस के कब्जे वाले कर्च पोर्ट पर भयंकर हमला हुआ है। इन हमलों से पोर्ट इलाके में विस्फोट और भीषण आग, वहीं ड्रोन हमलों से कर्च पोर्ट को भारी नुकसान। भीषण आग में फ्यूल ले जाने वाले कई ट्रक खाक हो चुके हैं। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां साफ है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी हमलों से कर्च इलाके में मचे हड़कंप की वो तस्वीर भी आपके सामने है, जहां फ्यूल ले जाने वाले ट्रक्स को भी अब टारगेट किया गया है। रूस के ही कब्जे वाले क्रिमिया में एयर रेड अलर्ट है और सिम्फरोपोल में ही गूंजे अलर्ट सायरन। इलाके में दर्जनों ड्रोन हमलों से कैसे दहशत मची, उसकी एक और तस्वीर देखिए। पांडे सर, अगले सवाल के साथ आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन के हमलों से कैसे क्रिमिया कांप चुका है। कर्च इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक से हड़कंप मचा है। कर्च के ही कावकाज पोर्ट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन विस्फोट से फ्यूल डिपो में भीषण आग लगी है। कर्च से लगे क्रास्नोदार के एनर्जी ठिकानों पर अटैक हुए हैं। रूस की क्रास्नोदार क्रिमिया सप्लाई लाइन टारगेट की गई है और टावरियन थर्मल पावर स्टेशन, गैस स्टोरेज स्टेशंस को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। सर, यूक्रेन आखिर कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब नजर आ रहा है कि उसने तो युद्ध की सीमा ही अब बढ़ाकर सीधा मॉस्को कर दी है, यानी सीधा रूस के अंदर ऐसी जगहों पर हमले जहां उसकी लाइफलाइंस को टारगेट किया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ तबाह कर रहा है। देखिए, जब से ड्रोन की कैपेबिलिटीज को यूक्रेन ने अप्रिशिएट किया है, तो उसमें लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को उसने जो है बढ़ावा दिया और हम देखा कि 1 मई को जो है सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने अटैक किया और उसके बाद जो है मॉस्को की और साइबेरियन रिफाइनरीज को अटैक करने में कामयाब रहा। और जब उसको देखा कि ड्रोन के अंदर वो बहुत कुछ करता है, जो मॉस्को के आसपास 4 से 5 लेयर के बीच में उनका एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उसको भेजने में कामयाब रहा, ताकि जो स्केल बहुत बढ़ाकर लगभग 900 से कहा जा रहा है कि लगभग 1000 के बीच में जो है ड्रोन अटैक किए गए। इसमें काफी डिकॉय थे, डिकॉयज ने उनके डिफेंस को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया और बाद में 90% ड्रोन को ये रशिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने जो है निष्क्रिय कर दिया। लेकिन जो टारगेट पे पहुंच पाए 10% ड्रोन, उन्होंने जो किया वो हमारे सामने तस्वीर आप दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी बात डेफिनेटली हुआ। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी उनको कैसे मिली? लॉन्ग रेंज के लिए खुद का तो प्रयास था, साथ में यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने देखा कि अमेरिका जब विड्रॉ हो रहा है पूरे खेल से, तो उन्होंने जो भी
एफर्ट हो सकता था, जो रिसोर्सेज हो सकते थे, वो उन्होंने यूक्रेन को मुहैया कराया। और जेलेंस्की की खुद की जो है कूटनीति, वो हर देश के पास गए और प्रयास किया कि वो सब चीजें हासिल करे जो अमेरिका से उसको मिल रही थी। तो जब से कैपेबिलिटी आई, तब से उसने मॉस्को पर जबरदस्त अटैक किया, और क्रीमिया पर जो अटैक किए हुए हैं वो निश्चित रूप से दांतों तले उंगली दबाने के हैं, क्योंकि वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस लेवल पर जाके अटैक होगा। उसी प्रकार से रशिया ने भी प्रत्युत्तर दिया है, और कीव और डेन्प्रो और साथ में जो है जो आसपास खार्किव के इलाके हैं वहां पर अटैक किया है। वहां पर उन्हें काफी कामयाबी मिली है। जो ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट्स थे, जो उनके सप्लाई चेन थी, उनको निशाना बनाया है। तो दोनों तरफ से प्रयास है, लेकिन इस समय कहा जाए, अगर पिछले एक हफ्ते का अगर देखा है, एक हफ्ते से 15 दिन का जो समय, इसके बीच में यूक्रेन का ड्रोन ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कंडक्ट किया, और वो सफल भी रहा है। अब देखना ही होगा कि देखिए ड्रोन के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, लड़ाई तो लंबी होती चली जा रही है, रिजल्ट कहां है? रिजल्ट के लिए उनको शांति वार्ता के लिए आगे आना ही होगा। और मेरा ये आकलन है कि शायद अब जब यूक्रेन को जो पूरी जो है समर्थन यूरोपियन कंट्रीज में मिल रहा है, अमेरिका भी शायद अब उनको अपना एक्सटेंड करे और पुतिन से बात करके शांति स्थापित करने का प्रयास करे। रिजल्ट कहां है? और अगली खबर पर भी एक एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा के सलाहकार की ये चेतावनी एमओयू पर लागू नहीं हुआ तो फिर तबाही। ईरान ने साफ कर दिया, फिर से एनर्जी संकट खड़ा होगा और शर्तों को ठोस कार्रवाई में बदलना जरूरी है। अब डील पर ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड भी अलर्ट है। एमओयू लागू करना प्राथमिकता। सेंटकॉम ने कहा सभी प्रावधानों को लागू करवाएंगे। डील को लेकर सावधानी बरत रही है यूएस फोर्स। वहीं हॉर्मूज पर राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा यह है कि हॉर्मूज में कोई टोल नहीं। सीज फायर के 60 दिन बाद भी कोई टोल नहीं। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि किस तरीके से वहां कमर्शियल शिप्स की आवाजाही अभी भी सामान्य तौर पर जारी है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा शिप्स गुजरे हैं। वहीं अब एक और बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये कहते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी टोल नहीं ले रहा है ईरान, और सीज फायर के 60 दिन बाद भी कोई टोल नहीं। वहीं पर्शियन गल्फ में यूएस एयरफोर्स एक्टिव है। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस के फाइटर जेट दिखे हैं, और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में यूएस एयरफोर्स की सक्रियता दिखी है। हॉर्मूज के पास अमेरिकी विमानों की हलचल भी है। ईरान के हॉर्मूज बंद करने के बाद अमेरिकी एक्शन को लेकर ही अचल सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ और रिपोर्ट्स दिखा दें, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हो रही है और जिस तरीके से फ्लाइट ट्रैकिंग में यूएस एक्टिव नजर आ रहा है, ये जो हलचल हॉर्मूज के पास है अमेरिकी विमानों की, वहीं फ्लाइट ट्रैकिंग में डेटा में जिस तरीके से गल्फ ऑफ ओमान में यूएस के फाइटर जेट दिखे हैं, इसका मतलब क्या है? सवाल करने से पहले अगली बड़ी खबर, जहां देखिए ईरान के कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने यह दावा किया है कि मुश्तबा के निर्देश नजरअंदाज किए गए हैं। ईरान के वार्ताकारों ने मुश्तबा की अनदेखी की है। ईरान के सरकारी टीवी पर अमेरिका से डील की आलोचना के बाद सरकारी टीवी का प्रसारण भी रोका गया है। इन दोनों खबरों पर अचल सर आपसे सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि डील पर कैसे अब कट्टरपंथी सांसद भड़क गए हैं, इसी का हमारे एक्सपर्ट ने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। इंफॉर्मेशन फिलहाल इस बारे में, जहां स्टेट टीवी पर सांसद महमूद नवाबियान का यह बयान कि डील में मुश्तबा के निर्देशों की अनदेखी हुई है, कालिबाफ अरागची ने निर्देशों की अनदेखी की है, डील में ईरान के हितों पर भारी पड़ा है ट्रंप का दबाव, और सरकारी टीवी पर नबावियन का यह शो भी रोका गया। स्टेट टीवी पर शो के लिए माफी मांगी गई, स्टेट टीवी के डायरेक्टर को इस्तीफा भी देना पड़ा। इसी बात का थोड़ी देर पहले अचल सर जिक्र भी हो रहा था, जहां देखिए किस तरीके से टाइमिंग, बार बार सर ये मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूं क्योंकि हर स्टेटमेंट कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, और वही इंडिकेशन कैसे डायलॉग के वक्त प्रभावित हो सकता है, असर उसका नजर आ सकता है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। जी सुरभि, देखिए जब बातचीत होती है, कोई शांति वार्ता होती है, तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे जो एटमॉस्फेरिटी के साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है। ईरान स्टेटमेंट दे रहा है, हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है, हालांकि इसमें क्लैरिटी नहीं है कि हॉर्मुज को किसी टेक्निकल रीजन से बंद किया है या लेबनान के जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल को, उसको लेके किया है। बट एक चीज और जो साफ नजर आ रही है कि जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं, ईरान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए और इजराइल ले लीजिए, तीनों के तीनों इस पूरे इश्यूज को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री में सभी पॉलिटिकल ओपिनियन सेम पेज पे हैं। हर जगह आपको मतभेद दिखाई दे जाएगा। अमेरिका में तो इवन रिपब्लिकन्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के, वो भी
इस डील के खिलाफ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं वो अपनी बीच बीच में मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, और इजराइल की तो बात एक अलग से है ही है। मेरा कुल मिला के ये मानना है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए, खास तौर से कि ईरान इस डील से बहुत बेनिफिट करने वाला है। और वो बेवकूफी करेगा कि अगर वो इस डील को जियोपॉलिटाइज करेगा या सैबोटेज करेगा। उसे चाहिए कि फिलहाल हिजबुल्लाह और इन सबको बोले कि लाई लो, थोड़ा रुक जाओ। और ये जरा सी बात पे हॉर्मोन्स बंद कर देना, ये सब ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं रहेगा, बाद में हो सकता है उसे पछताना भी पड़े इस बात के लिए। बिल्कुल सर, और उसे ही क्या, फिर पूरी दुनिया को इसका खामियाजा एक्शन या फैसले एक मिसट्रस्ट को और बढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच किसी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है। वहीं सबसे बड़ा सवाल जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर बार बार आता है, उसको लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। सेंटकॉम ने इसको लेकर फिलहाल क्या दावा किया है, अगली खबर सुनिए। जहां ईरान का अब हार्मूज पर कंट्रोल नहीं, ये दावा किया जा रहा है। हार्मूज पर अमेरिकी फौज की निगरानी है, यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता का अल जजीरा पर ये दावा। वहीं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी पर ईरान भड़क गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ईरान ने यह भी कहा कि बेसेंट की दलील एमओयू के खिलाफ, सऊदी, यूएई, कुवैत में हुए नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से हो। अब कीव में रूस के भीषण हवाई हमले की तस्वीर देखिए, जहां हमले के बाद इमारत में जोरदार धमाका हुआ। रूस की सेना का दावा है कि टारगेट खत्म हो चुका है। वहीं कीव में ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर अटैक की भी तस्वीरें सामने आई है। कीव में Su-34 फाइटर जेट से महाविध्वंस, 500, 1500 बॉम्ब से हमले। यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट को दहला दिया गया। 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड पर बम बरसाए गए हैं। यूक्रेन में महाविध्वंस कहां पर फिलहाल हमले हुए हैं, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां देखिए कीव हो या खार्किव, सुमी हो या ज़ेपोरोजिया, खेरसाव, इन जगहों पर लेटेस्ट हमलों को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। टारगेट पर ज़ेलेंस्की के ठिकाने हैं, प्रशासनिक बिल्डिंग है, रणनीतिक लोकेशंस हैं। फिलहाल जो हमले हुए हैं उसमें Su-34 से एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइल ड्रोन अटैक हुए हैं, ग्लाइड बॉम्ब से वार किया गया है। लेकिन मॉस्को में ही भयंकर ड्रोन स्ट्राइक से खौफ को लेकर भी खबर है। मॉस्को के रिहायशी इलाकों में ड्रोन बरसे हैं। इमारत में लगी क्रेन से कैसे ड्रोन टकराया, उसकी तस्वीर देखिए। इस विस्फोट से इमारत में भीषण आग लग गई। वहीं ज़ेलेंस्की ने रूस में और ड्रोन हमलों की धमकी भी दे दी है। ज़ेलेंस्की की 3000 किलोमीटर दूर तक हमले की धमकी है। हमने 2000 किलोमीटर तक हमले किए हैं और ट्यूमेन में ऑयल रिफाइनरी को भी तबाह कर दिया है। रूस में लंबी दूरी के ड्रोन से और हमले होंगे। Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж थोड़ी देर पहले सवाल यही एक्सपर्ट से था कि आखिर किस तरीके से ज़ेलेंस्की की ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है कि सीधे रूस के अंदर बड़े हमलों को वो अंजाम दे रहा है, और वो है ज़ेलेंस्की की ड्रोन पावर। फिलहाल 3000 किलोमीटर तक कोहराम, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ड्रोन ताकत तो दिखा दी है। 3000 किलोमीटर दूर तक ड्रोन हमले का दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने नए फायर पॉइंट ड्रोन के निर्माण का भी दावा किया है। रूस में ही अब 20,000 किलोमीटर दूर तक हमला, 2000 ये करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। जहां आपको ये भी बता दें, यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी भी तबाह और रूसी कब्जे वाले इलाकों में सैन्य सप्लाई पर भी असर की बात कही है। लेकिन अब खबर ज़ेपोरोजिया में भी रूस के उस जबरदस्त अटैक को लेकर है, जहां गाइडेड एरियल बॉम्ब से वार हुआ है और इस हमले में रिहायशी इलाकों में तबाही मची है। हमलों में 5 लोगों की मौत, 11 घायल। खार्किव, रूस का बड़ा हमला, जहां लॉजिस्टिक सेंटर पर ड्रोन से वार और इस हमले में लॉजिस्टिक सेंटर जल उठा। यूक्रेन की सेना को सामान भेज रहा था। वहीं अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, मॉस्को पर यूक्रेन के हमलों से रूस और ज्यादा भड़क गया है। यूक्रेन से अब नो लिमिट वॉर रूस करेगा। यूक्रेन जंग में सभी नियम खत्म करने का ऐलान किया है और यूक्रेन को दिमित्री मेदवेदेव की ये विनाशक चेतावनी है। माथुर सर, इसी खबर के बाद सवाल आपसे करूंगी, मतलब क्या है यूक्रेन से अब नो लिमिट्स वॉर
जिससे साफ है कि रूस कैसे और ज्यादा भड़क गया है और रूस के सोर्सेस से ग्लोबल सर्विलेंस को लेकर क्या बड़ा दावा कर रहा है। इंफॉर्मेशन देती हूं, उसके बाद आपके पास आती हूं माथुर सर, क्योंकि रूस अब नो लिमिट्स वॉर करेगा। यूक्रेन जंग में सभी नियम खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन जंग में अब कन्वेंशन को नकारा है। यूक्रेन को दिमित्री मेदवेदेव की विनाशक चेतावनी है और यूक्रेन में अब कहीं भी किसी भी टारगेट पर हमले करेंगे। यूक्रेन की सेना रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन है मेदवेदेव, जिनकी तरफ से यह दावा किया गया। माथुर सर। सुरभि, देखिए मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूं कि यूक्रेन इस बात को अच्छी तरह समझता है, ज़ेलेंस्की भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मिलिटरीली जो रशिया है उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है और वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें पूरा कि आज जो जिस प्रकार के हमले रूस के ऊपर हो रहे हैं, वो हमले उनके तमाम उन जगहों पर हो रहे हैं जो कि उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज सिर्फ कोई चीज अगर रूस को रोक पाएगी यूक्रेन के ऊपर हमले करने से, वो वही है कि उनके इकोनॉमिक फैसिलिटीज, गैस के फैसिलिटीज, पेट्रोल के जो रिफाइनरीज हैं, उन पर हमले किए जाएं। एक चीज साफ तौर पे समझने की आवश्यकता है, इट इज द पीपल ऑन ग्राउंड who create leverages। जब तक आपके पास पीपल ऑन ग्राउंड नहीं है, रूस का यही फायदा है। लगभग 20% यूक्रेन में रूस के पीपल ऑन ग्राउंड हैं। क्रीमिया जिसकी वो बात करता है, पिछले 12 साल से रूस के पूरी तरह से कब्जे में है और वही लीवरेज है और उस लीवरेज को यूक्रेन जानता है कि वो किसी कीमत पे भी उन जो 20% उनका इलाका चला गया है उसको वापस ले सकता है। कोई संभव मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है। आधा किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर उधर। तो उनका यही उद्देश्य रहेगा कि किसी प्रकार से इस तरीके के उनके ऊपर हमले करे जाए और इतना नुकसान पहुंचाया जाए, जिसको टिपिकल जो आपका एट्रिशन वॉरफेयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सर, ये मैं इसलिए भी समझना चाहती थी बिकॉज आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट फॉर यू अचल सर, जो सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि बेलारूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरीके से भड़के हैं, खबर सुनिए, उसके बाद करती हूं सवाल। रूस की सैन्य मदद बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है। रूस के लिए हथियार बनाता है बेलारूस और यूक्रेन के टारगेट पर बेलारूस की फैक्ट्रीज भी हैं। फिलहाल आपको बता दें, बेलारूस को ज़ेलेंस्की की ये वार्निंग, यही एक और बड़ी खबर है जहां रूस की सैन्य मदद बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। जल्द सुनिए बेलारूस को ज़ेलेंस्की की वार्निंग क्या है। रूस की सैन्य मदद करने का अल्टीमेटम दे दिया है ज़ेलेंस्की की। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को हमले की चेतावनी है। रूस के लिए सैन्य उपकरण बेलारूस बनाता है और यूक्रेन पर हमलों में मदद कर रही है बेलारूस की कंपनीज। बेलारूस में लगे टावर से रूस के ड्रोन हमलों में मदद। एक हफ्ते में इक्विपमेंट्स नहीं हटाए तो अटैक, यही दावा और ये चेतावनी। लेकिन अचल सर, यूक्रेन जिस बलबूते और यूरोप और ब्रिटेन की मदद के बलबूते जो कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर वो बेलारूस को टारगेट करता है तो फिर तो रूस भी नहीं बख्शेगा नेटो और यूरोप को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कोई नया उससे सीक्रेट नहीं बताया। बेलारूस तो सालों साल से जो है वो मॉस्को का सबसे क्लोज अलाई रहा है और इस वॉर में भी शुरू से बेलारूस की तरफ से पूरी सपोर्ट रही है। इनफैक्ट जब मॉस्को ने इन्वेजन किया था या मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तो उससे पहले भी रशियन फोर्सेस का बहुत बड़ा हमला जो है यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर्स पे हुआ था। सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की किस वजह से इतना एम्बोल्डन फील कर रहा है। क्या इसलिए कि उसको कुछ सफलताएं मिली है मॉस्को में और अब वो बेलारूस को भी थ्रेटन कर रहा है? वो क्यों दायरे को बढ़ाना चाह रहा है? क्या ये लोग ये चाह रहे हैं, यूरोपियंस इसको प्रवोक कर रहे हैं कि एक बार तुम थोड़ा इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाओ बातचीत शुरू करने से पहले, ताकि दोनों जब आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो दोनों ही पोजीशन ऑफ जो बराबर की पोजीशन से बात करें, क्योंकि इस समय अभी कुछ समय पहले तक यूक्रेन की पोजीशन काफी वीक बताई जा रही थी। 20% मैं माफी के साथ अचल सर आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त की कमी है और पांडे सर, माथुर सर, अचल सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आखिर में एक और बड़ी खबर भी बता देती हूं, क्योंकि बांग्लादेश में हमास जैसे कट्टरपंथी और ढाका में सैकड़ों कट्टरपंथियों का प्रदर्शन। अमेरिका के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन में शामिल जिहाद समर्थक नेता। बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं कई हमास नेता। पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी है। अवामी लीग के स्थापना दिवस पर बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। खुफिया जानकारी के बाद अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में दंगों की भी आशंका है।